जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 आपका 15 मार्च को होने वाला है, उसके लिए पॉलिटी की मैराथन क्लास लेकर आए हैं। और ये जो मैराथन क्लास होगी ये आपके बीपीएससी के जो घटना चक्र है, घटना चक्र की बुक से करवा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग जो है ये ध्यान से कर लीजिएगा और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगी आपके। इसके 2 पार्ट आएंगे, ये पार्ट नंबर 1 होगा, ये भी आप याद रखें। पार्ट 1 नंबर 1 है, इसमें जो है लगभग 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न तो ऐसे करवाएंगे, इसके जो व्याख्या करवाएंगे साथ साथ में, वहां से लगभग आपके 100 प्रश्न तो व्याख्या से ही निकल के आ जाएंगे बाहर। आप याद रखिए कम से कम 200 प्रश्न आप 1 घंटे के अंदर 40 से 45 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, हमें बताना है क्यों निर्णय इस दिन लिया गया था। ये कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 को ही जो है संविधान को लागू किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस को रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां शामिल है। यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये 395 अनुच्छेद है। 3 नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो अगर ऐसे देखेंगे तो 400 से अधिक आर्टिकल हैं वर्तमान में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें एग्जैक्ट पूछा गया है तो एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 400 से अधिक आर्टिकल्स वर्तमान में हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, मिलान करें। मिलान करना है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो है संघीय सूची की बात करेंगे तो इसमें 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में आपके 66 हैं, समवर्ती सूची में 47 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ए सी बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सही क्रम में बताना है। सही शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं आएगा, इसके पहले आएगा आपका सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, फिर आएगा आपका समाजवादी, फिर आएगा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। इसका जो CADB ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन 1973 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे का अनुसमर्थन। तो याद रखिएगा साधारण बहुमत के जी है एक नया राज्य बन सकता है। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक नया राज्य बनाने के लिए जो संवैधानिक संशोधन होता है उसमें साधारण बहुमत ही चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भारतीयों को ऐसे नागरिक मतलब कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं बताना है। ये आपको बता देते 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। 15, 16, 19, 29, 30। यहाँ पे याद रखिएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये तो सभी को ये तो प्राप्त है। ठीक है, फिर आपका ये 19 में है ना, आपका 19 में आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19 में है। फिर कानून के समक्ष क्षमता, ये आपका जो है कानून के समक्ष क्षमता, ये तो 14 में है, ये नहीं प्राप्त है। ये मतलब दोनों को प्राप्त है। ठीक है,
केवल भारतीयों को नहीं प्राप्त। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये प्राप्त है, ये आर्टिकल 29 में है। और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये आपका 21 में है, दोनों को प्राप्त है, तो ये भी नहीं होगा। पहला और तीसरा इसका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये जो है हर नागरिक का मौलिक अधिकार किसके तहत हो जाएगा? ये संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? ये जो है शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था भाग 3 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, ये बताना है। मौलिक अधिकार कौन सा है? ये जो है सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, एकदम सही। काम का अधिकार नहीं है। शिक्षा अधिकार ये भी है, मानव का अधिकार ये भी नहीं है। तो ये जो है ये ऑप्शन राइट हो, ए और सी दोनों राइट हो जाएगा इसमें, तो ए एंड सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों जो है मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, ये बताना। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो सूचीबद्ध है। समान नागरिक संहिता, ये भी आपको दिया हुआ है। छोटे परिवार का मानदंड, ऐसा कुछ नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा पहला और दूसरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जिसके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, और ये सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। 14 नंबर प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते हैं या संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था? इनका जो क्रम था 12वां क्रम था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वें क्रम के श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, ये आपको याद रखना है। रामनाथ कोविंद जी की बात करेंगे तो ये 14वें क्रम के थे, और 15वें क्रम के हैं आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, ये बताना है। तो जब वह जो है राष्ट्रपति अपने उसमें सिग्नेचर कर देता है या सहमति दे देता है, ठीक है, तब वह अधिनियम बन जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। इनका उपराष्ट्रपति के रूप में जो क्रमांक है वो है 12वां, ये भी आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय जो सुरक्षा समिति का प्रधान होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति या अटॉर्नी जनरल, फिर आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक, टैग, चुनाव आयुक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं, वो है आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, याद रखिएगा, महान्यायवादी जिसे बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो है किसी भी संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में चाहें तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता।
आर्टिकल 88 या अनुच्छेद 88 में जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) में जो है दिया हुआ है, अतः राष्ट्रपति उसे पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो जो है कौन है? वो है महान्यायवादी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। याद रखिएगा 2 माह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 275 सदस्य, 250 सदस्य जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल समाप्त होने होता ही नहीं, जो है राज्यसभा का जो है अस्थायी सदन है, तो राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदस्य होने के कारण जो है ये समाप्त होने का विषय नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है ये। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त या सेवा मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? कौन सी ऐसी सभा है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो वो है राज्यसभा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। ये जो है आपको इसमें बताना है कौन सा ये गलत, कौन सा सही नहीं है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही नहीं है, बाकी सभी सही है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक से 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा और साथ ही राज्यसभा सिफारिशें सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिन में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? ये जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेखा अनुदान बना है। देखिए थोड़ा सा आज की क्लास स्पीड से होगी, ये रिवीजन क्लास है। आपको जितना ज्यादा क्वेश्चन ये सारे करवाए जा चुके हैं। आप हमारी अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो बीपीएससी घटना चक्र वाली क्लास की पूरी प्लेलिस्ट आप एक बार देखिएगा। उसमें सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा कुछ कंप्लीट किया है विद डिटेल्स। तो इसलिए जो ये थोड़ा सा रिवीजन क्लास है, इसलिए आपको इसमें जो है थोड़ा स्पीड से देखने को मिलेगी क्लास। और सारे क्वेश्चन आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पॉलिटी से रिलेटेड लेखानुदान बना है, ये जो है बजट पर पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बनाया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये जो है लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है लोक लेखा समिति। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 आपके लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, एकदम सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये जो है ये सही नहीं है। ये भी मतलब ये सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये सही है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, ठीक है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, ये जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका किसका मानक पुत्र है, ये बताना है। ये जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो है चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट का स्थापन किया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित उन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने किया था, लेकिन इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे तो 352 में दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तीनों जो है आपको आपातकाल याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 336 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर अगला है 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, इसमें जो है 12 है। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा, लेकिन मूल सूची में जो है 18 ही भाषाएं थी, याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल सूची में 18 भाषाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संविधान संशोधन के बाद 22 हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय प्रणाली का जो सुझाव देने वाले थे उनका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन से सही नहीं है? तो इसमें त्वरित निर्णय एकदम सही है। केंद्रीय जो शासन व्यवस्था है इसके लिए त्वरित निर्णय एकदम सही है। लचीलापन होना चाहिए, ये भी सही है। बड़े देशों के लिए आदर्श, ये नहीं है। कानून की एकरूपता, ये सही है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश से जो है किसने की थी? जो विकेंद्रीकरण प्रणाली है इसकी सिफारिश किसने की थी, ये बताने आप, ठीक है। इसमें जो है विकेंद्रीय प्रणाली की जो सिफारिश करने वाले हैं बलवंत राय मेहता। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता जो समिति है इसने जो है पंचायत की 2 स्तरीय सरकार की व्यवस्था की है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1978 में आई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर अगर पंचायत समिति है तो ये प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ये एक जो है केवल प्रशासनिक प्राधिकारी समिति होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जो है जातियों की संख्या कितनी है, ये बताना है। इस समय जो है अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या है 1206, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये जो है जर्मनी इसके स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और इसमें रूस, फ्रांस। देखिए एक बार याद रखिएगा, यूएसए मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये 5 सदस्य जो है यहाँ में यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। और 10 जो है यहाँ पे अस्थायी सदस्य भी हैं। अगला क्वेश्चन है 47। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की जो समाचार एजेंसी है इसका नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है सिंहुआ भी कहते हैं। इसका जो
दूसरा नाम है सिंघुआ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, ये बताना है। येलो बुक जो है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है, ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी। तो आपका जो भारत का प्रथम जो विधि विश्वविद्यालय है ये बेंगलुरु में हुई थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। तो सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना है ये 1965 ईस्वी में की गई थी, याद रखेंगे। 1 दिसंबर 1965 में किया गया था और ये भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमा पर तैनात किए गए हैं, जाते हैं यहाँ पे बीएसएफ के जवान जो हैं। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय, याद रखेंगे। 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो, हमारे द्वारा की जा रही आपके लिए लगातार ये जो मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली आपको एक रियलिटी बताएं तो अपने चैनल में मैं ही सिर्फ अकेला हूँ, मतलब आप लोगों को सारी क्लास करवाना, सारी क्लास की पीडीएफ बनाना, फिर उसे पढ़ाना, सारा कुछ मैं अकेले करता हूँ। इसलिए भी थोड़ा सा क्लास 4-5 ही, कम से कम 5 क्लास डेली दिन में आ पाती है, लेकिन जो कंटेंट होता है आप लोगों के लिए तो कोशिश करते हैं कि आपके एग्जाम से संबंधित हो, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव हो, जो आपके एग्जाम में बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन करवाएं जो आपके एग्जाम में फंसे ही ना, फिर क्या मतलब हमारी मेहनत करने का। तो थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिससे कि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट होगा। आज नहीं तो कल जरूर इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा 100%। और हम कोशिश करते हैं कि डेली जो है आपके लिए एक सुधार, अपने आप में सुधार करके आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें, अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करें, ताकि आप लोगों का जो है एग्जाम क्वालिफाई हो और हमें भी उससे बहुत खुशी मिलेगी। आप लोग जो है, आप लोगों की जॉब लगेगी, बट खुशी हमें भी मिलेगी कि हाँ जितनी मेहनत हमने की है शायद उसका जो है 10% आपको लाभ मिला होगा, तभी आप जो है जॉब पर चले गए। तो थोड़ा सा हमें भी खुशी होगी, अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिएगा और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड होती रहती है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, ये जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न 54 नंबर, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो जो भारतीय संविधान है इसको अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 55, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इसमें जो है हम भारत के लोग, अब जो आप प्रस्तावना पढ़ते हैं वहां पे पता चलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन एकदम सही है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष धर्मवादी गणतंत्र, डी ऑप्शन एकदम सही है, इसका क्रम सही बैठता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। यह जो है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है, घोषित किया गया है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यह संविधान लिखित है, नहीं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यही जो है भारत में प्रजातंत्र का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है 59, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय जो संविधान है इसकी प्रकृति है आपके प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, ये जो है दल बदल से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। 61 नंबर क्वेश्चन भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, भूमि सुधार जो है ये
आपकी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूमि सुधार। देखिए भूमि सुधार आपका ग्राम पंचायत का गठन, ये सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है 62। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। जन्म द्वारा की जा सकती है, देशीकरण द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, ठीक है आपको 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। ये जो है 11 नवंबर, सॉरी 11 दिसंबर 2019 को ये जो है घोषित किया गया था। याद रखिएगा 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ था, लेकिन ये बन गया था 12 दिसंबर को। 11 दिसंबर को यहाँ पे 12 दिसंबर कर लीजिएगा, 12 दिसंबर को जो है ये लागू हुआ था। मतलब पूर्ण रूप से बन गया था, लागू हुआ था 10 जनवरी से। अगर लागू होने की बात करेगा तो 10 जनवरी को ये लागू हुआ था 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। विधि का नियम जो होता है ये सभी के लिए एक कानून, और कानून का अधिराज्य मतलब सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को जो है मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपके लिए क्वेश्चन है भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं, मतलब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं इसका भी आंसर कमेंट कीजिएगा। 67 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1) का में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। 68 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है, वो है संपत्ति का अधिकार। अब जो है मूलभूत अधिकार नहीं रहा, ये लीगल राइट कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसको अनुच्छेद 300 का में शामिल करके कर दिया गया। 69 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ये जो है अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी जो राज्य है इसका आदर्श किसमें वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। ये जो है किस प्रकार अधिकार भिन्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार क्या है, ये प्रवर्तनीय है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और सरदार शोर सिंह के सिफारिश पर अनुच्छेद 51 का में। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। ये जो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, 11वां कौन सा है, तो वो है आपका शिक्षा के जो है 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसका कर्तव्य है कि जो है प्रत्येक अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क कानूनी शिक्षा को उपलब्ध करवाएं।
और ये कब किस में जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें जो है मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 76 है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद का जो है ये हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, मतलब कैसे किया जाता है? तो ये बताना, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है और अनुपातिक मत प्रणाली, दोनों के द्वारा किया जाता है। बी ओ एंड सी, इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, 78 नंबर है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके पूरे जितना भी विवाद होगा उसको निर्णय करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। 79 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा। याद रखिएगा, संसद के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया से? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। जो आपका महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। और इसकी प्रक्रिया कहां से ली गई है? महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कार्यपालिका अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल आपका आर्टिकल 53(1) में दिया हुआ है कि भारत की जो है संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। आप सभी ने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है और 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में दिया हुआ है। आपका 81 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? वो होते हैं आपके मंत्रिमंडल सचिव। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये कैसे चुने जाते हैं? तो ये सिविल सर्विस बोर्ड के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं और ये जो है सिविल सर्विस क्रॉस करके ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ये जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये जो है बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर है आपका गवर्नर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये जो है गवर्नर, जो आपका राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल, उसकी सलाह पर जो है राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह समाधान करे। ये तो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। सही है, ये सही है आपका। ठीक है, आपातकाल की घोषणा करे, ये भी है, और अध्यादेश जारी करे, ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये बिहार से थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें जो है कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ये एकदम सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री होता है मुख्य का केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मुख्य होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं
ये प्रधानमंत्री के प्रति जो है और केवल लोकसभा के प्रति भी आपको ये याद रखना है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री। आर्टिकल नंबर 92 है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी होती है आपके जो है, ये केवल लोकसभा के प्रति। यहाँ पे जो है लोकसभा के प्रति आपको याद रखना है, इसमें जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज। केवल जो है लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है ये विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ये बताना है। इसमें जो है कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका बताना है। ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कब हुआ? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है किस अनुच्छेद में हुआ है? ये जो है अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार जो है तो कानूनी विषयों पर परामर्श जो है अटॉर्नी जनरल देता है, एजीआई। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी को जो है महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसके और संविधान के अनुच्छेद 76 में एजीआई पद का उल्लेख है। 98 नंबर है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त होते हैं और इनको जो है हटा भी सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 99। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जो कानूनी विषय होते हैं उन पर जो है कौन परामर्श देता है? तो उस पर जो है एडवोकेट जनरल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य सरकार की बात करेंगे तो एडवोकेट जनरल, और केंद्र सरकार की बात करेंगे तो महान्यायवादी हो जाएगा। जो काम जो है महान्यायवादी केंद्र में करता है वही काम एडवोकेट जनरल राज्य में करता है, ये बात आपको याद रखना है। एडवोकेट जनरल को जो है महाधिवक्ता भी कहते हैं, याद रखेंगे, महाधिवक्ता। 100 नंबर क्वेश्चन है आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आजादी के बाद जो भारत में भाषा के आधार पर गठन हुआ था 1956 में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को देना है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो है 101 नंबर प्रश्न है, 101 नंबर प्रश्न है लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका नेता, इसका जो है आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। आप सभी के लिए इतनी मतलब हमारे द्वारा जो थोड़ा सा किया गया प्रयास है आप सभी को पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि आज की जो क्लास थी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारे हमने क्वेश्चन बहुत कम टाइम में करने की कोशिश किया है। लगातार क्लास चली है आपकी, तो आप सभी को उम्मीद है क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद है तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी हमसे जो है व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। आप यहाँ से जो है मैसेज करके भी हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।